हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज केजीएच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की क्लास नंबर 51 पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 51 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए जितने भी एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन के न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये समान विज्ञान होने वाले हैं और इसमें टोटल 625 सेट पढ़ने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1051। क्वेश्चन नंबर 1051 प्रकाश की गति है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10 पे पावर -8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ऑप्शन नंबर बी 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर सेकेंड 1। ऑप्शन नंबर सी 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। 3 गुना 10 पे पावर -8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1052। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 3 गुना 10 पे पावर 5 मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 3 गुना 10 पे पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 3 गुना 10 पे पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 गुना 10 पे पावर 4 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर और निर्वात में कितना होता है? निर्वात में कितना होता है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पावर 1053 कितना है? 1053 है। किसी माध्यम की प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र घनत्व। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश घनत्व। ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ घनत्व। ऑप्शन नंबर डी घनत्व द्रव्यमान घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है प्रकाश घनत्व करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1054। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसकी पहले गति कम होती है फिर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसकी गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसकी गति पूर्ववत रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसकी गति कम हो जाती है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1055। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति होगी। तो इसका क्या होगा? अपवर्तनांक बोला गया है तो प्रकाश की गति होगी। तो अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला होता है। निर्वात में प्रकाश गति कितना है? होता है 3 गुना 10 पे पावर 8 होता है और कितना दिया है? 1.5 दिया है। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा? 10 ऊपर जाएगा और 3 से कटने वाला 3 × 5 = 15। तो इसका आने वाला है 1/5 गुना 10 पे पावर 9 आने वाला 10 पे पावर 9 आने वाला है। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं
और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ये 3 पचे 15 कट गया तो 5 दूनी 10, तो इसका करेक्ट आंसर अपवर्तनांक 2 × 10⁸ 8 2 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1056। वह क्षेत्र जहां श्रोता से आने वाली पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए उपछाया, ऑप्शन नंबर बी प्राछाया, ऑप्शन नंबर सी एंटुम्ब्रा, ऑप्शन नंबर डी छाया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है प्राछाया, करेक्ट आंसर है। वह क्षेत्र जहां से प्रकाश स्रोत आने वाले प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राछाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1057। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की घनत्व, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की आयतन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की भ्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है प्रकाश की घनत्व कहा जाता है किसी माध्यम के प्रकाश को अपरावर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रकाश की घनत्व से व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1058। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय के समय सूर्य लाल होना, ऑप्शन नंबर बी खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, ऑप्शन नंबर सी तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन नंबर डी आसमान का नीला रंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है तारों का टिमटिमाना परिघटना का उपयोग नहीं समझाया जा सकता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण टिमटिमाते हैं? ये तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट आकाश का नीला रंग, आसमान का नीला रंग किसके कारण दिखाता है? प्रकाश के अपरावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1059। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश पराकिरणित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटनाओं की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सबसे कम और कम, ऑप्शन नंबर बी सर्वाधिक अधिक, ऑप्शन नंबर बी सबसे कम अधिक, ऑप्शन नंबर डी सर्वाधिक कम। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होने वाला है सबसे कम और अधिक होता है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं में सबसे कम होता है, प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग के घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1060। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कोहरे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए परावर्तित और अपवर्तित, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णित, ऑप्शन नंबर सी परावर्तित, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है प्रकीर्णित होता है। क्या होता है? पर कुहासे में जल के छोटे छोटे बूंद
प्रकाश को पराकिरणित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1061। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी, पराकीर्णन नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी, अपवर्तन नहीं होने के कारण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पराकीर्णन नहीं होने के कारण सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान अंधेरा नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पराकीर्णन नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1062। पराकिरणित प्रकाश का रंग पराकिरणित होने वाले कणों का आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश की पराकिरणित करते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, हरा। ऑप्शन नंबर बी, लाल। ऑप्शन नंबर सी, नीला। ऑप्शन नंबर डी, पीला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नीला रंग नीला प्रकाश को पराकिरणित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1063। जब सूक्ष्म प्रकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश को तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकाश वाले कणों द्वारा प्रकाश डैश के कारण होता है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, छोटा कोमा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, बड़ा कोमा पराकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी, बड़े कोमा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, छोटा कोमा पराकीर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। छोटा होता है और पराकीर्णन तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और प्रकाश पराकीर्णन क्या होता है? पराकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1064। अंतरिक्ष का काला रंग दिखने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, छोटे कणों द्वारा प्रकाश का पराकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पराकीर्णन नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी, बड़े कणों द्वारा प्रकाश का पराकीर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रकाश का पराकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है, प्रकाश का पराकीर्णन नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1065। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए, नीला। ऑप्शन नंबर बी, सफेद। ऑप्शन नंबर सी, लाल। ऑप्शन नंबर डी, काला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जब वायुमंडल में अनुपस्थिति में होगा तो आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1066। डैश के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित या फैल जाता होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, सी, प्रकाश के परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1067। क्वेश्चन नंबर 1067। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग को पहचान कीजिए। इसके ऑप्शन है। खतरे के संकेत का लाल होना। ऑप्शन नंबर बी, समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ऑप्शन नंबर सी, तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन नंबर डी, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर ई, सूर्योदय का लाल और आकाश का नीला होना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी
पहले क्या होगा, टिंडल प्रभाव, सॉरी, सूर्य के समय, सूर्य के पूर्व और विलंबित सूर्यास्त फर्स्ट में। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद होगा डी, सूर्योदय का लाल और प्रकाश का नीला, ये होगा। तो बी और ई, बी और ई, बी और ई, बी ई, उसके बाद क्या होगा, बी डी, ऑप्शन नंबर बी ये होने वाला है। डी ई ए, डी ई ए होने वाला है, टिंडल प्रवाह है। उसके बाद टिंडल प्रवाह, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ये है, और ये टिंडल प्रभाव होने वाला है। फिर सूर्योदय लाल और प्रकाश उसे होता है। उसके बाद खतरे का लाल, खतरे के संकेत लाल होना, ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ये होगा, उसके बाद एक नंबर में ये होगा, दो नंबर में ये, और तीन नंबर में होने वाला है। फर्स्ट में सूर्योदय का लाल और आकाश नीला, टिंडल प्रभाव एक नंबर में, और खतरे का संकेत लाल होना, ये इसका अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1067। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होने वाला है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और इसके प्रकाश के प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? अन्य उदाहरण है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1068। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ऑप्शन नंबर सी, उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन डी, उन्होंने 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका ऑप्शन नंबर 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये ऑप्शन गलत है, और ये तीनों ऑप्शन सही है। उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सीवी रमन को सम्मानित किया गया था। और दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के, इसको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, साइंस के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट, और इसका जन्म 1988 में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था 1930 में। और इसको नाइटहुड की उपाधि कब दिया गया था? 1987 में सीवी रमन को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, 1987 में दी गई थी, और नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1069। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी, विकिरण, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर 169 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, और खतरों के संकेत का रंग लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये सभी इसकी घटना के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1070, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों के से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक के प्रक्रिया को कहते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, रमन प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, स्नेल प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी, हीगन प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, टिंडल प्रभाव करेक्ट आंसर, टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1071, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, बाह्य परत। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी, आवरण। ऑप्शन नंबर डी, कोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन की उपस्थिति वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1072, इनमें से कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, आकाश का नीला रंग। ऑप्शन नंबर बी, तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद आकार प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना। ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुष। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? इंद्रधनुष है। क्या है? इंद्रधनुष, सॉरी ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1073, आकाश का रंग नीला विभिन्न निम्न में से किसके कारण होता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के विकिरण। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, बैगनी रंग और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता क्या होता है? बैगनी रंग और नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। बैगनी रंग और नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1074, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, नीले रंग का छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणु द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है। ऑप्शन नंबर सी, श्वेत प्रकाश में नीला रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर डी, श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा प्रक्षेपित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट आंसर है। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणु द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1075, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनियमित। ऑप्शन नंबर बी, विसरित। ऑप्शन नंबर सी, नियमित। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नियमित होता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित प्रकाश
परावर्तन की घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1076। क्वेश्चन नंबर 1076, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और पार्श्व सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और पार्श्व सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और पार्श्व उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है बी, वास्तविक और सीधा होता है। समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है? वास्तविक और सीधा होता है। और प्रतिबिंब क्या बनता है? अब इसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1077। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए असली और सीधा, ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी असली और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है असली और क्या होता है? असली और इसका करेक्ट आंसर है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई छवि हमेशा कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1078। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए समान आकार, सीधा, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी, ऑप्शन नंबर बी समान आकार, सीधा, उल्टा, वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन नंबर सी अलग आकार का, सीधा, उल्टी और आभासी, ऑप्शन नंबर डी अलग आकार का, आवर्धित और उल्टी आभासी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। समान आकार का होता है समतल दर्पण में, सीधा बनता है, पार्श्व तौर पर उल्टी बनती है और आभासी बनती है। समतल दर्पण द्वारा बनाई छवि कैसी होता है? छवि को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसमें समान आकार होता है, सीधा बनता है और पार्श्व उल्टा और आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1079। डैश हमेशा वस्तु की एक ऐसा छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दिया गया है अवतल, ऑप्शन नंबर बी समापतोल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी उत्तल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है समतल होता है। समतल दर्पण समतल होता है। नेक्स्ट उत्तल में क्या होता है? वह उत्तल का इसका डिफिनेशन होता है वह दर्पण जिसकी पारवर्तक सतह उठी होती है, धसी होती है। क्या होती है? धसी होती है। इस तरह से धसी होती है और इसमें क्या होता है? इसका डिजाइन इस तरह से उठा होता है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1080। क्वेश्चन नंबर 1080, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स पर स्थित होगा। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी r बराबर कितना दिया हुआ है? r बराबर 12 cm दिया हुआ है। तो फोकस दूरी बोला गया है, फोकस दूरी f बराबर पूछा गया है। f बराबर फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी बराबर बोला है, फोकस दूरी बराबर क्या? वाट। तो हमसे f बराबर फॉर्मूला क्या होता है? f बराबर होता है r/2 होता है और 12/2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
1081 नंबर क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी वक्रता ध्रुव केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित है। ध्रुव की दूरी पर स्थित है। तो इसमें दिया गया है ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो फोकस दूरी दिया गया है 16 सेंटीमीटर है। और वक्रता केंद्र से तो बोला गया है आर निकालने के लिए, क्या वक्रता केंद्र से, तो आर बोला गया है आर बराबर 8 होता है। तो एफ बराबर हम लोग पढ़े हैं r/2 पढ़े हैं, हमसे आर पूछा गया है। तो एफ गुना में 2 बराबर 16 गुना में 2 करेंगे तो कितना आएगा 32 आने वाला, कितना 32 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1082। इनमें कौन से बिंदु हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी आपतन बिंदु, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव है, और ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी केवल 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 दोनों। वक्रता केंद्र और ध्रुव ये दोनों गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1083। क्वेश्चन नंबर 1083। किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो बोला गया है फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो इसमें बोला गया 18 सेंटीमीटर बोला गया है फोकस दूरी। एफ बराबर अवतल दर्पण में माइनस में होता है, ये एक इतना सेंटीमीटर है, और 18। अब बोला गया है अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूरी क्या होता है अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है -12 cm। तो बोला गया है उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करने के लिए हमको पहले तो m बराबर वाट, और हमको निकालना है भी निकालना है प्रतिबिंब। हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से फॉर्मूला होता है 1/v। दर्पण सूत्र से 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1 प्लस 1/u होता है। तो इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। f का वैल्यू 1/- में 1/8 बराबर v का वैल्यू 1/v नहीं दिया हुआ है प्लस 1/- में 12। तब इसको हल करने के लिए इस तरह से लिखने वाले हैं। माइनस वाला को एक साइड लिख चले आएंगे। पहले इसको लिखेंगे माइनस में 1/-18 बराबर 1/v माइनस 1/12, और इसको लिखने वाले हैं 1/-18 प्लस में 1/12 बराबर 1/v होता है। और इसको लिखने वाले एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। 12 का टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो 18 का टाइम्स में, तो -2 होने वाला है। -2 प्लस 12 के 3 टाइम्स में, अब बराबर कितना होगा 1/v होने वाला है। और v तो इसको लिख सकते हैं 1/36 बराबर 1/v होता है। ये कट से कट तो कितना आ जाएगा, इसलिए v बराबर आंसर है 36।
लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है m, आवर्धन बोला गया है, इसलिए अब m बराबर फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बटे u होता है, और v का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 36 बटे कितना होगा, 36 बटे माइनस 12 होने वाला है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 12 के टेबल में 3 बार में, और ये कितना आने वाला है 3 मीटर आने वाला है, 3 मीटर आने वाला प्लस में आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1084। क्वेश्चन नंबर 1084, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, यानी r बराबर दिया हुआ है 15 cm। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए फोकस f यानी f बराबर वाट, तो परिस्थिति पूछा गया है, तो f बराबर क्या होगा, f बराबर होगा 15 बटे 2, डायरेक्ट लिखेंगे कितना आएगा 7.5 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1085, किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर वाले अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो इसको दिया गया है, इसमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट तो बोला लंबी दिया गया है, तो लंबी को हम लोग ओ से सूचित करते हैं, ओ बराबर दिया हुआ है, ओ बराबर 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है वस्तु, और 16 सेंटीमीटर फोकस, एफ बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, बट माइनस में दिया हुआ क्योंकि अवतल दर्पण माइनस में होता है, माइनस में दिया है। और उसके बाद 24 सेंटीमीटर दूरी, मतलब u बराबर दिया है माइनस में 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे v निकालना है, सबसे पहले v निकालने के लिए, उसके बाद i भी निकालना है। हमसे पूछा गया ऊंचाई, तो डैश, तो हमको ये फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, इसका लिखेंगे, दर्पण सूत्र से होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसका फॉर्मूला इसका होता है, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/- में 16 बराबर v का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस 1/- में आने वाला है 24, और इसको लिखने वाले हैं प्लस में माइनस 1/16 बराबर 1/v माइनस 1/24, और इसको इस तरह से लिखने वाले हैं माइनस 1/16, और ये माइनस में था, ये प्लस में आने वाला है 1/24 इक्वल टू 1/v, और इसका 16 और 24 का एलसीएम कितना आने वाला है, 16 और 24 का एलसीएम आने वाला है, निकाल 16 8 दूना 16 होता है, और 24 3 8 दूनी 16 72 आने वाला है, कितना 72 आने वाला है एलसीएम। 16 का टेबल में सॉरी 48 आने वाला है, 48 आने वाला, एलसीएम कितना 48, 16 तिया माइनस में आने वाला 3, और 24 दूनी 48 आने वाला है, बराबर में 1/v। तो इसको लिखने वाले हैं माइनस में 1/48 बराबर 1/v, तो कटने वाला है 1 से, तो इसका आंसर आने वाला है v बराबर माइनस में 48 आने वाला है, माइनस में v बराबर 48 आने वाला है। हमसे पूछा गया m बराबर, तो लिख सकते हैं i बटे o, और इसको लिख सकते हैं हम v/u लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या दिया, i का वैल्यू दिया हुआ कितना, i निकालना है बटे, और यहाँ 2.5 होता है, और v का मान कितना है माइनस में 48
और भी का मान माइनस में 24, तो ये कटने वाला है। 24 दूनी 48, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आने वाला है 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 सेंटीमीटर आने वाला है। ऑप्शन नंबर दिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1086। क्वेश्चन नंबर 1086, अवतल दर्पण के डैश के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद फोकस दूरी से होकर गुजरता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मुख्य अक्ष, ऑप्शन नंबर बी दर्पण सतह, ऑप्शन नंबर बी फोकस समतल, ऑप्शन नंबर डी मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पुंज अपरावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1087, 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब और उसकी ऊंचाई क्या होगा? निर्मित प्रतिबिंब और ऊंचाई क्या होगा? तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो क्वेश्चन में दिया गया है O बराबर दिया गया है, O बराबर है 1.0 cm दिया हुआ है, और I बराबर ऊंचाई पूछा गया है तो वाट होगा, और हमसे बोला गया है F बराबर कितना है, माइनस में अवतल दर्पण में माइनस में होता है सेंटीमीटर है, और U बराबर दिया गया है 24 माइनस में होता है 24 सेंटीमीटर है। तो V बराबर वाट है, क्या है? V बराबर वाट है। तो V बराबर वाट है तो हम फॉर्मूला से जानते हैं, फॉर्मूला 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। तो हम लोग लिखते हैं F बराबर 1 माइनस में 16 बराबर 1/V प्लस 1 माइनस में 24। तो इसको लिखने के लिए नेक्स्ट बराबर इसको लिखेंगे 1 माइनस 16 माइनस में 16 लिखेंगे बराबर 1/V माइनस 1/24। इसको लिख लेंगे तो क्या होगा माइनस 1/16 सॉरी 1/16 प्लस 1/24 बराबर 1/V। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48 आने वाला है। 16 तिया माइनस में और ये प्लस में 2 बराबर 1/V। तो इसको लिखने वाले हैं माइनस 1/48 बराबर 1/V। तो इसीलिए V बराबर कितना आने वाला है माइनस में 48 आने वाला है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। जब माइनस में क्या है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है वास्तविक और उल्टा है। तो m बराबर माइनस m बराबर I बटे O बराबर m I बराबर तो माइनस V बटे U होता है। इसमें I का निकालने के लिए बोला है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 1.0 बराबर V का मान निकाले माइनस में 48। कितना निकाले हैं माइनस में 48, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस 48, और U का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस में 24। माइनस में 24, माइनस से माइनस कैंसिल, और 24 का टेबल में 2 टाइम्स में आता है। अब तो इसको लिखने वाले हैं तो I बराबर क्या होगा 2 होने वाला है, माइनस में 2 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर माइनस में 2 आने वाला है। बट प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में 2 है तो नेगेटिव चिन्ह क्या उल्टा बताता है, क्या होता है उल्टा बताता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। माइनस में आने उल्टा बताता है तो उल्टा 2.0 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1088। क्वेश्चन नंबर 1088, किसी प्रकाशिक उपकरण
एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो एक्स हो सकता है, एक्स हो सकता है। इसके ऑप्शन है या तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस दर्पण। ऑप्शन नंबर बी या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी या तो अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी या तो उत्तल लेंस या अवतल उत्तल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, या तो उत्तल अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1089, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यू भी बटे यू प्लस भी। ऑप्शन नंबर बी यू प्लस भी बटे यू भी। ऑप्शन नंबर सी यू भी बटे यू माइनस भी। ऑप्शन नंबर डी यू माइनस भी बटे यू भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। हमसे फोकस दूरी बोला है, हम जानते हैं 1/f होता है बराबर बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है। इसको इस तरह से कर सकते हैं u प्लस v बटे यू भी, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी यू भी बटे यू प्लस भी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1090, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो आर बराबर हम लोग जानते हैं, आर बराबर 2 × f होता है। तो कितना आने वाला है, 2 × 2 4 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1091, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज डैश होगा। ऑप्शन नंबर ए ध्रुव से अपसारित। ऑप्शन नंबर बी एफ पर अभिसारित। ऑप्शन नंबर सी एफ पर अभिसारित होता है। ऑप्शन नंबर सी एफ से अपसारित होता प्रतीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है इसका सी करेक्ट आंसर है, एफ अभिसारित होता प्रतीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1092, क्वेश्चन नंबर 1092, अवतल दर्पण के सामने डैश रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र सी। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच। ऑप्शन नंबर सी फोकस पर। ऑप्शन नंबर डी ध्रुव पर। तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण में दर्पण के सामने कहाँ रखेगा, फोकस पर रखेगा। तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वास्तविक उल्टा बनता है। जब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है वस्तु को, तो कहाँ बनता है, अनंत और वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1093, किसी वस्तु पर 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको तो दिया गया है, इसमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर f बराबर कितना है, माइनस में अवतल दर्पण में होता है, और सामने फोकस दूरी u बराबर दिया है माइनस में 26 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया फोकस दूरी भी पूछा गया है, वाट हम लोग जानते हैं 1/f, f का वैल्यू माइनस में लिखेंगे 12 माइनस में बराबर 1/v लिखेंगे, माइनस में 1/26 लिखने वाले हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -1/12 प्लस में आने वाला 1/26 बराबर 1/v आने वाला है। तो इसको इस तरह से लिखने वाले हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 को लिख सकते हैं 6 × 12, और इसको लिख सकते हैं 13 दूना 26, 26 × 30 से 26 × 56 से। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होने वाला है, गुना करेंगे तो 12 से 12 3 36, सॉरी इसको गुना करेंगे तो 36 आने वाला है, और 12 तो इसका आने वाला 156 एलसीएम आने वाला, कितना 156 एलसीएम आने वाला है। 12 के टेबल से देंगे तो कितना, माइनस में 13 आने वाला है, और 26 के देंगे तो 26 लेंगे तो 6 आने वाला है, बराबर 1/v। तो
तो इसको लिखने वाले हैं, तो आने वाला -1/v बराबर -7/156 आने वाला है। तो v बराबर कितना होगा? v बराबर आने वाला है, v बराबर पॉइंटों में आने वाला है, v बराबर आएगा 156/7। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 मतलब 22.2 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है 22.2 आने वाला है। तो प्रतिबिंब स्थित किसी बिंदु पर बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? माइनस में आ रहा है तो माइनस में, तो प्रतिबिंब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो बीच स्थित किसी बिंदु पर बनता है, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित बिंदु पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1094। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने वाले फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या धनात्मक। ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1095। क्वेश्चन नंबर 1095, किसी दिए गए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी बताया गया है, तो फोकस दूरी बता रहे हैं R/2 -20/2 यानी 10 आने वाला है, 10 सेंटीमीटर आने वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1096। क्वेश्चन नंबर 1096 कह रहा है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के सामने। ऑप्शन नंबर डी, मुख्य अक्ष के नीचे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ए, दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है दर्पण के पीछे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1097, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ऑप्शन नंबर सी, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। और इसके करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी 2 दोनों। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 दोनों। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 दोनों। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 दोनों तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ध्रुव और फोकस दूरी के मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1098, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, m बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी, m ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर सी, m लेस ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी, 0 लेस ग्रेटर देन m लेस ग्रेटर देन 1। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, m लेस ग्रेटर देन m, 0 लेस ग्रेटर देन m लेस ग्रेटर देन 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1099, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी u बराबर माइनस में 12 सेंटीमीटर है। इसका प्रतिबिंब उसी पर और 18 सेंटीमीटर पर दूरी पर बनता है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो v बराबर दिया हुआ है -18 cm। तो हमसे पूछा गया है f, फोकस दूरी पूछा गया है। तो फोकस दूरी पूछा गया तो 1/f बराबर होता है 1/- में 12 -1/18। तो इसका एलसीएम आने वाला है माइनस में 36 आने वाला है। 12 तिया माइनस में 3 -18 दूनी 36 माइनस में, तो माइनस में 5/36 आने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर माइनस में
5/36, 5/36 इसको लिख सकते हैं f बराबर 36/5। माइनस में देंगे तो कितना आएगा, 7.2 आने वाला है, 7.2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी माइनस में 7.2 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आज का ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1100। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अनंत, ऑप्शन नंबर बी मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वक्रता केंद्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल सके। और एक क्लास रात में 9 बजे ये क्लास होती है, 9 बजे होती है। और 9 बजे बिहार पुलिस के लिए 2 दिन में एक वीडियो डालते हैं, रात 9 बजे। कल डाले थे, आज नहीं, और एक मतलब 2 दिन के गैप में डालेंगे। और एक क्लास होने वाली आप लोगों को मैथ की क्लास होने वाली है, मैथ की क्लास होने वाली है। और ये शाम 3 बजे से ये क्लास होने वाली है, 3 बजे ये क्लास होने वाली है। और ये भी 2 दिन के गैपिंग पे होगा। और ये पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, एवरेज और टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।